बच्चों, आज हम इस वीडियो में स्वतंत्रता के विविध रूप या प्रकार वेरियस काइंड्स ऑफ लिबर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता के प्रकार। सबसे पहले आप देखिए, स्वतंत्रता का प्रकार है प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संवैधानिक स्वतंत्रता। तो हम इस वीडियो में स्वतंत्रता के प्रकार पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है, नेचुरल लिबर्टी क्या होती है ना। सबसे पहले आप अपनी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से देखिए और इसमें आपको एक डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद कर लेनी है। तो ध्यान दीजिए। पहले आपको पता है कि मनुष्य को स्वतंत्रता का ये रूप मनुष्य या किसी मानवीय संस्था से प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये प्रकृति प्रदत्त है। ये प्रकृति के द्वारा मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके व्यक्तित्व में निहित है। व्यक्ति स्वयं भी इसका हस्तांतरण नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता जो है वो राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था है। इस विचार के समर्थकों का मानना है कि राज्य की स्थापना के साथ ही स्वतंत्रता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि राज्य का काम क्या है, कानून बनाना और कानूनों को लागू करना। तो फिर ऐसे में स्वतंत्रता राज्य के कानूनों के तले धीरे धीरे विलुप्त हो सकती है। तो इसी के बारे में, प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में आपके समाजशास्त्री हैं रूसो, और इसकी ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको लर्न कर लेनी है। रूसो ने क्या कहा है प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में, कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र जन्म लेता है, किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा रहता है। मनुष्य जन्म तो स्वतंत्र ही लेता है, लेकिन वो हमेशा सर्वत्र सभी जगह बंधनों में जकड़ा रहता है। जब वो पैदा होता है तब वो सिर्फ एक बालक के रूप में रहता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसे जिम्मेदारियाँ, पिता, पुत्र, भाई, बंधु, समाज, परिवार, इन सारे बंधनों में वो अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता है, जिनसे वो ज़िंदगी भर पीछा नहीं छुड़ा पाता। तो जन्म तो स्वतंत्र ही होता है, लेकिन सर्वत्र बंधनों से जकड़ा रहता है, ऐसा रूसो ने कहा। और रूसो की इस वाक्य से सभी समझौतावादी विचारक इस स्वतंत्रता के समर्थक थे। फिर आता है सेकंड आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी। व्यक्तिगत का मतलब है अपना खुद की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत निजी स्वतंत्रता। निजी जीवन के काम को करने के लिए फ्रीडम मिलनी चाहिए। मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि वो, आप कहते हैं ना, कई बार सुनते होंगे कि मेरी पर्सनल ज़िंदगी है, मेरा पर्सनल काम है, मेरा पर्सनल है। तो ये पर्सनल क्या है, ये निजी जीवन के अंदर अपने निजी कामों को करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज हित में ही बंधन लगाए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों की स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। उन्हें अपनी पसंद का, अपने विचारों का, अपनी अभिव्यक्ति का, मूल्य के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है। वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, परिवार, धर्म आदि क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित है। मनुष्य की जीवन शैली, मनुष्य की लाइफ स्टाइल से संबंधित है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी खुद जी सकता है। इसका प्रभाव जो है, जैसे जैसे समाज पर पड़ना प्रारंभ होता है, इस पर नियंत्रण अंकुश हो जाता है। यानी कि मनुष्य जब समाज के अंदर आ जाता है, राज्य के अंतर्गत आ जाता है, परिवार में आ जाता है, तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी नियंत्रण शुरू हो जाता है। तीसरी आती है आपकी नागरिक स्वतंत्रता यानी सिविल लिबर्टी। एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली वे स्वतंत्रता है जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता प्रदान कर संरक्षण प्रदान करता है, उनको नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। क्या बोला कि एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को देश में जो स्वतंत्रताएं मिलती है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तो ये सारी जो है, कहीं पर भी जाकर जीवन जीने का अधिकार, अपनी ज़िंदगी को बचाने का अधिकार, तो ये जो अधिकार है, इन्हें समाज इन स्वतंत्रताओं को स्वीकार करता है और राज्य इनको मान्यता प्रदान करता है और इनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो ऐसी स्वतंत्रता को नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। हमारे देश में ये स्वतंत्रताएं मूल अधिकारों के रूप में संविधान में सम्मानित की गई है। बिल्कुल, हमें अवसर की समानता, हमें
शिक्षा की समानता, हमारे साथ कोई छुआछूत नहीं कर सकता है। तो हमें ये सारी स्वतंत्रताएं हमारे संविधान में दी गई हैं। इसके मामले में नागरिक स्वतंत्रता के मामले में एक और इतिहासकार है, एक राजनीतिज्ञ है, गेटिल। गेटिल ने क्या कहा है कि स्वतंत्रताएं उन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं, स्वतंत्रताएं उन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है, वो नागरिक स्वतंत्रता होती है। राज्य की जिम्मेदारी है कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करे। फिर आती है आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता यानी पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी से क्या मतलब है कि राज्य के कार्य व राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी का नाम राजनीतिक स्वतंत्रता है। आप देखिए कि गिलक्रिस्ट क्या कहता है, गिलक्राइस्ट कहता है इसे लोकतंत्र का दूसरा नाम बताते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का दूसरा नाम कहा गया है। गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का दूसरा नाम बताया है। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का अधिकार है, चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार है, सार्वजनिक नियुक्ति पाने का अधिकार है, सार्वजनिक पदों पर गवर्नमेंट की जो पोस्ट हैं उस पर नियुक्ति पाने का अधिकार है। तो ये उसका राजनीतिक फ्रीडम है उसकी। ठीक है, तो इसीलिए गिलक्रिस्ट ने इसे लोकतंत्र का दूसरा नाम बताया है, राजनीतिक स्वतंत्रता को। ठीक है, अगला देखिए आर्थिक स्वतंत्रता यानी इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक से क्या मतलब है? आर्थिक स्वतंत्रता से मतलब है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर, ठीक है, एक जैसा होना चाहिए। व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें वह स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए स्वयं परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। समझ में आ रहा है आपको? आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने परिवार को चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए अपने स्वाभिमान के साथ जो चुनौतियां आ रही है, बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए अपने परिवार का पेट पाल सके, उनका पालन जीवन यापन कर सके। यही आर्थिक सुरक्षा भी है। इसमें आर्थिक आधार पर विषमताओं को कम करने के प्रयास भी शामिल है, जिसमें शोषण का दायरा न्यूनतम हो, व्यक्ति आर्थिक गुलामी की अवस्था में नहीं हो, सभी को आर्थिक उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाए। यानी सभी को नौकरी पाने के लिए, गवर्नमेंट पोस्ट पाने के लिए सभी को मौका प्राप्त हो, व्यवसाय चुनने का अधिकार हो और रोजगार की स्वतंत्रता हो, जिसमें वह अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सके और अपना परिवार को पालने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता यानी रिलीजियस लिबर्टी। धार्मिक स्वतंत्रता से क्या मतलब है? इसका संबंध जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण से है। किससे है? अंतःकरण से। आपका दिल, आपका मन जो कहता है आप उस धर्म का सम्मान करो, उस धर्म को आप अपनाओ, उसका प्रचार करो, प्रसार करो, आपको उस धर्म के अनुसार आचरण करने की पूरी छूट है। यही धार्मिक स्वतंत्रता है। आप अपने, जैसे आप उदाहरण के लिए सुन सकते हैं, जैसे ईसाई धर्म वालों के लिए जो है बाइबिल का अध्ययन करना होता है, बाइबिल पढ़नी होती है, तो मिशनरी स्कूल खोल सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप जो है मदरसों के बारे में आपने सुन रखा होगा, तो मदरसे मुस्लिम धर्म के लिए हैं, उनको वहाँ कुरान का अध्ययन करवाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप और भी, जैसे सिख धर्म है तो इनके लिए गुरुद्वारे बने हुए हैं, और उसके अलावा ब्राह्मण वगैरह जो है उनके लिए मठों में पढ़ाई की शिक्षा की व्यवस्था है, उनके लिए संस्कृत वगैरह जो है सीखने के लिए भी कॉलेजों की स्थापना की गई है। तो हर व्यक्ति को अपने धर्म को, व्यक्ति जो है अपना धर्म के अनुसार चल सकता है। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आस्था और आचरण की छूट देता है। इस स्वतंत्रता में धर्म के संस्कार, रीति रिवाज, पूजा के तरीके, संस्थाओं के गठन व धर्म के प्रचार की आज़ादी पूरी है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी रीति रिवाज अपना सकते हो, पूजा कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, धर्म के संस्कार अपना सकते हो। तो यही धार्मिक स्वतंत्रता है। धर्म के नाम पर कानूनी व्यवस्था भंग करना यानी बलात् धर्म परिवर्तन की अनुमति इस स्वतंत्रता में नहीं आती है। तो धर्म के अनुसार व्यवस्था भंग करना ये इसमें नहीं आता। बाकी धर्म की स्वतंत्रता अंतःकरण की है। आप अपने मन से किसी भी धर्म को
अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका नैतिक स्वतंत्रता, मॉरल लिबर्टी। नैतिक स्वतंत्रता से क्या मतलब है? नैतिक स्वतंत्रता का मतलब है बच्चों, इसका संबंध व्यक्ति के चरित्र से है, नैतिकता से है, औचित्यपूर्ण व्यवहार से है। अंतःकरण एवं नैतिक गुणों से प्रभावित होकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह नैतिक स्वतंत्रता, यानी किसी के अंतःकरण से, किसी की अच्छाइयों से, किसी के नैतिक गुणों से प्रभावित होकर जब व्यक्ति काम करता है तो वो नैतिक स्वतंत्रता है। जैसे आप एग्जाम्पल सुन सकते हैं, स्वार्थ, लोभ, घृणा, क्रोध, दुर्भाव जैसी चारित्रिक दुर्बलताओं के वशीभूत होकर कार्य करने वाला व्यक्ति नैतिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। यानी गुस्से में, लोभ में, क्रोध में, घृणा में, दुर्भाव की भावना रखते हुए, अगर ऐसी चारित्रिक दुर्बलताएं रखते हुए व्यक्ति कार्य करता है तो वो सारी स्वतंत्रता नैतिक स्वतंत्रता में आती है, स्वतंत्रता में नहीं आती। नैतिक स्वतंत्रता तब होगी जब आप अंतःकरण से काम करोगे, नैतिक गुणों से प्रभावित होकर कार्य करोगे। फिर देखिए अगला 8वां आता है आपका सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी। सामाजिक स्वतंत्रता क्या है? सामाजिक स्वतंत्रता सामाजिक समानता और न्याय की जननी मानी जाती है। समाज में जो स्वतंत्रता है वो समानता और न्याय दोनों के लिए जननी है। मनुष्य के साथ जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग, धर्म और नस्ल आदि के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वे समान व्यवहार करना सामाजिक स्वतंत्रता है। ठीक है, लिंग भेद नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा और व्यक्ति को सामाजिक स्वतंत्रता दी जाएगी, समान व्यवहार होगा। हमारे समाज में समता का अधिकार, आपको पता है समता या समानता एक ही बात है, तो हमारे संविधान में समानता का अधिकार इसी स्वतंत्रता को पुख्ता करने के लिए दिया गया है। और समानता में भी आपने पढ़ रखा है, कानून के समक्ष समानता या समान कानूनी अधिकार संरक्षण प्राप्त हो, यही सामाजिक स्वतंत्रता है। तो व्यक्ति के साथ अगर जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वर्ग के आधार पे, वर्ण के आधार पे, लिंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे अगर कोई भेदभाव करता है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, न्यायालय उसका रक्षक है। ठीक है। 9वां आता है आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी। कोई राष्ट्र जब संप्रभु राज्य बन जाता है तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचायक है। कोई राष्ट्र जब संप्रभु राज्य बन जाता है, यानी अपना एक ही सत्ता, एक ही व्यक्ति की सत्ता को मानने लग जाता है, एक ईश्वर में विश्वास रखने लग जाता है, अपने राष्ट्र को ही सब कुछ मानने लग जाता है, तो वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता मानी जाती है। अर्थात वे अन्य देशों के आदेश पालन से मुक्त हो जाते हैं, यानी किसी और देश के लिए वो उनके आदेशों को नहीं मानेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, हमें भारतीय होने पर गर्व है, तो हम उस राष्ट्र की स्वतंत्रता हमें मिल चुकी है, हमने उस राष्ट्र को संप्रभु राज्य बना लिया है, तो हम अन्य राष्ट्रों की बातों से, उसके पालन से मुक्त हो जाते हैं। उपनिवेशवाद इसका सबसे बड़ा शत्रु है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति की अन्य स्वतंत्रताएं छोटी होती है, गौण होती। जब तक व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, उसके बिना व्यक्ति की अन्य स्वतंत्रताएं भी बेकार मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपकी लास्ट स्वतंत्रता आती है संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक स्वतंत्रता क्या होती है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। ये नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त, संवैधानिक नाम से ही पता चल रहा है आपको, तो संवैधानिक है तो कहाँ से मिलेगी? संविधान द्वारा मिलेगी, प्रदत्त होगी। ठीक है। तो संविधान जो है वो हमें ऐसी स्वतंत्रता की गारंटी, रक्षा की गारंटी देता है जिससे शासन भी नहीं इनमें कटौती नहीं कर सकता, जिससे शासन भी इनमें कटौती नहीं कर सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की छूट देता है। तो इस प्रकार हमने जो है आपके नागरिक स्वतंत्रता के विभिन्न जो रूप है, प्रकार है, वो हमने पढ़े हैं।